हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। आप लोगों को पता है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि एमपीजीके की हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ में हम डेली 40 से 50 क्वेश्चंस का क्या कर रहे हैं बेटा, एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि समय हमारे पास क्या है, बहुत कम समय है और कम समय में हमारी नैया को क्या करना है, हमें पार लगाना है। और हमारी नैया पार कब लगेगी, जब हम हर सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। मैथ्स भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे, एमपीजीके भी करेंगे। हर सब्जेक्ट जो भी एग्जाम आने वाली है अगर व्यापम की, उसमें हम जो उसमें पूछे जाने वाले जो भी सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। तो हमारा आने वाला जो एग्जाम है वो क्या होगा बेटा, क्रैक होगा और हमें क्या मिलेगा, हमारा सपना जो होगा वो साकार हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करें हमारे आज की क्लास, जिसमें हम लगभग 40-45 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको क्लास अटेंड करना है। आपके जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जिनकी संभावना है एग्जाम्स में आने की, वो सभी क्वेश्चंस को हम क्या करें, कवर अप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। मध्य भारत का पठार, पश्चिम का पठार, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र या नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र नहीं है बेटा, तो सही आंसर क्या आएगा इसका, पश्चिम का पठार। पश्चिम का पठार मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य भारत का पठार है, सतपुड़ा मैकाल पठार है और नर्मदा सोन घाटी भी मध्य प्रदेश में है। पश्चिम का पठार मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मगही आरक्षित वन मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। बात हो रही है कौन सी, मगही आरक्षित वन की। आरक्षित वनों की यदि मैं सबसे पहले बात करूं, तो यदि मध्य प्रदेश में जो वन है बेटा, उनको तीन कैटेगरी में बांटा है। एक कौन से होते हैं आपके, आरक्षित वन, ठीक, जो लगभग 65.3% है। एक होता है तो आपके कौन से, संरक्षित वन। संरक्षित वन की बात करूं तो ये है आपका 32.8% के आसपास। और एक होते हैं बेटा क्या, अवर्गीकृत वन। कौन से वन होते हैं, एक वन अवर्गीकृत वन, जो कितने हैं, 1.8% के आसपास है। अब ये जो आरक्षित वन है और संरक्षित वन है, इसमें क्या होता है, सरकार का एक तरीके से होल्ड होता है। पूरी तरीके से क्या करती है सरकार, इसमें कंट्रोल करती है। इन वनों में हम ज़्यादा एक स्वतंत्रता के साथ घूम नहीं सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, पूरी तरीके से रिजर्व रखा जाता है गवर्नमेंट में। लेकिन जो अवर्गीकृत वन है, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं बेटा, फ्री होते हैं। इसमें लोग आ जा सकते हैं, चराई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अब यदि मैं एक क्वेश्चन बनता है, आरक्षित वन व्रत, ठीक है, सबसे ज़्यादा आरक्षित वन व्रत मध्य प्रदेश का कहाँ पर है बेटा, वो है खंडवा में। और सबसे कम की यदि मैं बात करूं तो सबसे कम कहाँ है बेटा, उज्जैन में। इस चीज को भी हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ये आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी। तो अब बात हो रही है किसकी, मगही आरक्षित वन क्षेत्र की। तो मगही आरक्षित वन क्षेत्र है, इसमें एक चीज और ध्यान करें कि ये जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए ये भी हो गया। अब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में हम थोड़ा सा और डीप में जाएं तो कहाँ है ये है तवा और देनवा नदी का संगम। मैं एक चीज और बताऊं, तवा और देनवा नदी का संगम होता है और फिर ये दोनों नदी कहां पर मिलती हैं, नर्मदा में मिलती हैं। तो तवा और देनवा नदी का संगम कहां, मगही आरक्षित वन में होता है। तो मगही आरक्षित वन जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर में है, नहीं है, उज्जैन में है, नहीं है, भिंड में है, नहीं है। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, नर्मदापुरम साइड आता है। तो मगही आरक्षित वन जो है वो कहां पर आएगा, नर्मदापुरम में, तवा और देनवा नदी के संगम पर है। आरक्षित वन 60.53%, संरक्षित वन 32.8%, अवर्गीकृत वन जो है वो 1.8% है। सबसे बड़ा यदि वन व्रत है वो कौन सा है, खंडवा। और सबसे छोटा आरक्षित वन व्रत जो है वो कौन सा है बेटा, उज्जैन है। चलिए मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किसे मुंडवारा कहा जाता है। मुंडवारा जो है बेटा एक पर्यटन स्थल है, ध्यान रखना। मुंडवारा क्या है, एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। अब इसमें से किसे हम मुंडवारा कहते हैं, सागर, अनूपपुर, आगर मालवा या कटनी। सही आंसर इसका क्या आएगा, कटनी, ठीक है। कटनी को मुंडवारा कहा जाता है। मुंडवारा एक पर्यटन स्थल है। उसके बाद कटनी में ध्यान रखिएगा एक स्लीमनाबाद, ठीक है। स्लीमनाबाद पत्थरों के लिए बहुत फेमस है। चलिए एक चीज ये भी है कटनी का। अब कटनी को क्या कहा जाता है, एक चीज और है, हम कटनी को क्या बोलते हैं बेटा, चूना नगरी बोलते हैं। चलिए ये भी हमने देख लिया। इसके बाद कटनी में देश की पहली ट्रांसजेंडर नगर निगम मेयर बनी थी, जिनका नाम क्या था, कमला जान। क्या नाम था जिनका, कमला जान नाम था। ये नगर निगम की देश की पहली जो मेयर प्रत्याशी थी और जीती थी, जिनका नाम क्या था, कमला जान था। और इसमें क्या हो सकता है,
कि मुंडवारा पर्यटन स्थल जो है वो कहाँ पर है, कटनी में है। चले ये क्लियर हो गया आपको। सलीमाबाद पत्थरों के लिए, चूना नगरी है, और क्या कमलाजान हो गया। चलें आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में नीमच जिले की सीमा किस राज्य से लगती है, किस राज्य से मिलती है नीमच जिले की सीमा? ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, राजस्थान। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, 5 राज्यों से मिलती है। अब मैं बात करूं मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से मिलती है, तो वो मिलती है बेटा राजस्थान से। और यदि मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा जिले किस से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कहां से, सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। ठीक है, एक जिला ऐसा है सीधी जिला जिसकी एक सीमा लगती है किसके साथ बेटा, उत्तर प्रदेश के साथ, और एक सीमा लगती है किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। ये चीज ध्यान रखिएगा, सीधी ऐसा जिला है जिसकी एक तरफ की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और एक सीमा कहां लग रही है बेटा, छत्तीसगढ़ के साथ लग रही है। तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले किस राज्य से मिलता है, राजस्थान से। चलें, लांजी का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बात हो रही है किस किले की, लांजी के किले की। तो लांजी का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, बालाघाट, रायसेन, मुरैना या कटनी? तो सही आंसर इसका क्या होगा बेटा, बालाघाट। लांजी का किला बालाघाट में है। पहले ये जो लांजी था ना बेटा, ये कलचुरी वंश के अंतर्गत आता था, मतलब ये सामंत थे, उनके अधीन थे। लेकिन बाद में इसमें इस किले को किसने जीत लिया, आखिरी में गोंडों के अधीन हो गया था, गोंड वंश के अधीन ये किला हो गया था। और लांजी का किला है कहाँ पर, बालाघाट में। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलें आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को गिवर ऑफ प्लेजर बोलते हैं? ऐसी कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जिसे सुख का दाता बोला जाता है? मुझे लगता है इसका आंसर तो आप लोग बहुत इजी तरीके से बता दोगे। चंबल, नर्मदा, ताप्ती या बेतवा? तो ये कौन सा है भाई, गिवर ऑफ प्लेजर बोला जाता है किसे, नर्मदा को बोला जाता है। ठीक है, और नर्मदा के बारे में पता है आपको, 13-12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, 1077 किलोमीटर ये क्या करती है बेटा, एमपी में ट्रेवल करती है। ये एमपी, महाराष्ट्र और कहाँ ट्रेवल करती है बेटा, गुजरात में ट्रेवल करती है। कई सारी परियोजनाएं इस नदी पर हैं। 2017 में, ध्यान रखिएगा, 2017 में इसे पवित्र नदी क्या बनाया गया था, पवित्र नदी घोषित किया गया था। ये चीज भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए आप, नर्मदा और तवा इनका संगम कहाँ होता है, बांद्राबान में होता है। नर्मदा और शक्कर इसका संगम कहाँ होता है भाई, ये होता है आपका नरसिंहगढ़ में। कहाँ पर होता है, इस चीज को ध्यान रखिए, शक्कर। इसकी कई सहायक नदी हैं बेटा। जैसे मैं अगर कुछ नदियों के बारे में लिखूं तो इसकी सहायक नदियां हो गई, जैसे कि बारना, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, शक्कर, ठीक है, मान, उसके बाद चंद्रकेशर और तवा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसकी देखा है हमने कितनी सहायक नदियां हैं, 41, 19 बाएं साइड से मिलती हैं और 22 कहाँ मिलती हैं, दाएं साइड से मिलती हैं। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जो पूछा गया है, बारना, शक्कर, मान, चंद्रकेशर और तवा, ये किसकी सहायक नदी है? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, तवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के किस, ये नर्मदा नदी में किस साइड से मिलती है, दाएं साइड से मिलती है। इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो गिवर ऑफ प्लेजर हम किसको बोलते हैं, नर्मदा नदी को बोलते हैं। चले आगे चलते हैं। एडवर्ड संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? एडवर्ड संग्रहालय की बात हो रही है, तो एडवर्ड संग्रहालय के बारे में यदि हम बात करें तो ये सबसे पहले बनवाया किसने था, ये बनवाया था बेटा सुल्ताना बेगम ने। किसने बनवाया था, सुल्ताना बेगम ने। कल की क्लास में हमने देखा सुल्ताना बेगम ने और क्या बनवाया था, सुल्ताना बेगम ने मोती महल बनवाया था। ठीक है, मोती महल और मोती मस्जिद, मोती महल और मोती मस्जिद बनवाई थी। अब भोपाल की जो प्रथम शासिका थी उसका नाम क्या था बेटा, कुदसिया बेगम। क्या नाम था उनका, कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम ने क्या बनवाया था, कुदसिया बेगम की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने गौहर महल बनवाया था। ठीक है, कुदसिया बेगम ने क्या, और जामा मस्जिद, किसका निर्माण किया था बेटा उन्होंने, जामा मस्जिद का। ये पहली महिला शासिका थी, कुदसिया बेगम भोपाल की क्या थी, पहली महिला शासिका थी। तो सुल्ताना बेगम ने मोती महल और मोती मस्जिद और एडवर्ड संग्रहालय सन 1909 में किसके द्वारा बनवाया गया था, सुल्ताना जहां बेगम, सुल्ताना जहां बेगम के द्वारा 1909 में भोपाल में स्थित, कहां पर, इसका आंसर क्या आएगा, भोपाल। एडवर्ड संग्रहालय भोपाल में स्थित 1909 में सुल्ताना जहां बेगम ने, इन सुल्ताना जहां बेगम ने मोती महल और मोती मस्जिद भी बनवाई थी और भोपाल की प्रथम महिला शासिका, ठीक है, महिला शासिका जो थी वो कुदसिया बेगम थी। और कुदसिया बेगम ने क्या बनवाया था बेटा, गौहर महल और जामा मस्जिद। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलें, दमोह स्थित जटाशंकर मंदिर किसे समर्पित है? तो पहला क्वेश्चन एक यहां से बन गया कि जटाशंकर मंदिर है कहां भैया, तो ये चलो एक आंसर हमने ये बता दिया, जटाशंकर मंदिर है कहां, दमोह में। अब ये किससे संबंधित है, क्लियर दिख रहा है मेरे हिसाब से, आप लोग समझ गए होंगे कि ये मंदिर जो है वो किससे है, शिव जी से संबंधित है। तो जटाशंकर मंदिर दमोह में है और किससे, किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है।
चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई। मतलब सीधा सिंपल ये पूछ रहा है कि 2001 की साक्षरता दर और 2011 की साक्षरता दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, चलिए 2011 की साक्षरता दर हमारी कितनी है 69.3% और 2001 की हमारी कितनी थी, 2001 की हमारी थी लगभग आप मान के चलिए कि आपका साक्षरता दर थी 63 कुछ 4% के आसपास थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना निकलेगा आपका 5.60%। यदि मैं कंपेयर करूं 2001 की साक्षरता दर और 2011 की साक्षरता दर में जो डिफरेंस निकला है वो कितना निकला है 5.60, मतलब हमारी 5.60% साक्षरता दर क्या है, बड़ी है। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज और बात करूं कि बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, सबसे साक्षर जिला, तो सबसे साक्षर जिले में क्या नाम निकल के आएगा, जबलपुर। चलो इसको मैं दो भागों में तोड़ दूं कि बताइए सबसे ज्यादा पुरुष किस जिले के साक्षर हैं, तो नाम निकल के क्या आएगा, इंदौर। और मैं बोलूं आपसे कि सबसे ज्यादा महिला किस जिले की साक्षर है बेटा, तो नाम निकल के क्या आएगा, भोपाल। चलिए अब इसमें मैं आपसे बोलूं कि बताइए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी की साक्षरता दर कितनी है, शेड्यूल कास्ट की, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एससी की साक्षरता दर हमारी कितनी है बेटा 66.3%, मतलब 100 में से 66.3% लोग क्या है, पड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे एसटी का साक्षरता दर पूछूं तो एसटी का साक्षरता दर कितना है 50.3% लोग पड़े हुए हैं। एसटी का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है बेटा, बालाघाट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं कि सबसे साक्षर जिला जबलपुर 2011 की जनगणना। लेकिन मैं पीछे ले जाऊं आपको कि 2001 की जनगणना के हिसाब से सबसे साक्षर जिला कौन सा था, ये भी पूछ सकता है वो। तो 2001 की जनगणना के हिसाब से सबसे साक्षर जिला हमारा क्या था, नरसिंहपुर था। लेकिन 2011 में क्या बन गया, जबलपुर बन गया, है ना। पुरुष और महिला, ठीक, सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ के, इंदौर के, महिलाएं पढ़ी लिखी भोपाल की हैं। यदि मैं अनुसूचित जाति की बात करूं तो अनुसूचित जाति का साक्षरता दर है 66.3% और एसटी का कितना है 50.3%। और एसटी के सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे कहाँ के हैं बेटा, बालाघाट जिले के सबसे ज्यादा। यहाँ पर क्या है 2011 की लिंग अनुपात, सेक्स रेशो, ये सबसे ज्यादा कहाँ का है, बालाघाट का 1021 है ना, ये तो आपको पता ही होगा। चलें आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की 2001 से 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बात हो रही है। अब यहाँ पर उसने क्या कर दिया भाई, महिला साक्षरता पूछ लिया। अभी तो हमने टोटल साक्षरता की बात करी, तो इससे पहले क्या भाई बात हो रही थी महिला अच्छा, यदि मैं बात करूं इसमें एक क्वेश्चन में आपकी, यदि मैं आपसे इसमें एक चीज और पूछ लूं कि बताइए कि देश की साक्षरता दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। चलिए 2001 की जो साक्षरता दर देश में रही थी और अभी जो साक्षरता दर 2011 में है, इसमें दोनों में कितना जो है वो रहा, अंतर रहा। तो ये रहा था बेटा 10.2% की क्या हुई थी, साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा देश में। चले 2001-2011 की जनगणना महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो महिला साक्षरता दर में टोटल परसेंट की वृद्धि हुई है बेटा 8.9%। अभी जो 2011 में महिला साक्षरता है वो बेटा लगभग आपकी, और ये कितना हो गया 2001, ये 2011 की जो महिला साक्षरता है आपकी ये लगभग है बेटा 68.3% के आसपास, ठीक है। और मई 2001 में आपकी साक्षरता दर कितनी थी बेटा, ये सॉरी 66 है, ठीक है, 66.3% के आसपास है। और ये था आपका कितना 58.4% के आसपास। ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, है ना, ठीक है, इसके आसपास था। तो लेकिन टोटल डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है आपका 8.9%, मतलब 8.9% की क्या हुई है आपकी वृद्धि हुई है 2001 से लेके 2011 की महिला साक्षरता दर में। चले आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल के पाठ्यक्रम में गीता सार, भगवत गीता का सार जोड़ने का निर्णय कब लिया गया। आपके स्कूल के जो पाठ्यक्रम है उसमें गीता सार जोड़ी जाएगी, यह निर्णय कब लिया गया, 20 अप्रैल 2011, 20 मई 2011, 20 जून या 20 जुलाई। तो ये निर्णय लिया गया था बेटा 20 अप्रैल 2011 को कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों को, गीता सार, गीता का जो सार है वो बताया जाएगा। चले आगे चलते हैं। मोरते किस क्षेत्र कला की लोक कला है, बात हो रही है किसकी, मोरते की। बघेलखंड, मालवा, निमाड़ या बुंदेलखंड। तो मोरते जो है जो लोक कला है, ठीक है, वो कहाँ की है, तो मोरते है बेटा बुंदेलखंड की, ठीक है, बुंदेलखंड में। और इसके अलावा क्या है, नौराता है, सुरेती है, ठीक है,
मामूलिया है, ये भी पूछा जा सकता है, मामूलिया किस कहाँ की कला है, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है आपका चौंक, चौंक कहाँ का है, ठीक है। तो ये सब आपके कहाँ के हैं बेटा, बघेलखंड के। तो मूर्ते भी कहाँ है, इसमें एक नाम और मैं लिख देता हूँ, मूर्ते, ठीक है। तो ये कहाँ का हो जाएगा आपका, बुंदेलखंड का। अब मैं बात करूं इसमें बघेलखंड की, तो बघेलखंड में ध्यान रखिएगा एक है क्या, कोहबर, ठीक है। बघेलखंड में है कोहबर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, त्रिलंगा चित्र। त्रिलंगा चित्र भी कहाँ का है बेटा, बघेलखंड का है। मालवा की मैं यदि बात करूं तो मालवा में क्या है बेटा, सांझा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा का सांझा, मालवा की एक बहुत इंपॉर्टेंट कला, कई बार एग्जाम में आई है, जिसका नाम क्या है, सांझा है। और निमाड़ की बात करूं तो निमाड़ में क्या है, एक ध्यान रखिएगा, मोरधन, ये कई बार एग्जाम में आया है, और पगल्या, ठीक है, या फगल्या भी बोलते हैं इसको, या पगल्या भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों कहाँ की है बेटा, निमाड़ की है। तो क्लियर हुआ। कोहबर ध्यान रखिएगा कहाँ की, बघेलखंड की। और त्रिलंगा चित्र कहाँ का फेमस है, बघेलखंड का। बुंदेलखंड का मूर्ते हमने देख लिया है। मालवा का क्या है बेटा, हमने देखा सांझा। ये कई बार इंपॉर्टेंट है कि मालवा का जो आया, एक चित्रावण, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चित्रावण, चित्रावण भी कहाँ का है, मालवा का है। मोरधन और फगल्या कहाँ का है, निमाड़ का है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी की बात हो रही है कि यह कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी जो है वो कहाँ पर है, शिवपुरी में है। चलिए, अहलामा इकबाल अदली मरकज, मरकज मतलब होता है मीटिंग, ठीक है, मीटिंग, ठीक है। मरकज नामक संस्था का गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया, अहलामा इकबाल अदली मरकज नामक संस्था का गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया, 1984, 1985, 1986 या 1987। सही आंसर इसका है बेटा 1984। ध्यान रखिएगा, जो इकबाल अदली मरकज है वो 1984 में क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था। चले, हरिशंकर परसाई को किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया, भोलाराम की जीत, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, या विकलांग श्रद्धा का दौर। तो इसका जो सही आंसर है, उससे पहले हम ये देखें कि साहित्य अकेडमी का गठन कब किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, 1954 में किया गया था, ठीक है। अब जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है वह किस रचना के लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था विकलांग श्रद्धा का दौर। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विकलांग श्रद्धा का दौर जो है वो किसकी है रचना, हरिशंकर परसाई की। और हरिशंकर परसाई का जन्म नर्मदापुरम पुराना होशंगाबाद के कहाँ हुआ था बेटा, बाबई में हुआ था। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब जो मैं वर्तमान की यदि बात करूं कि 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो ध्यान रखिएगा, वो दिया गया है किसको बेटा, आशुतोष राणा को। किसको दिया गया है, आशुतोष राणा को। उनकी एक रचना थी जिसका नाम क्या है, रामराज्य। रामराज्य के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक। भोलाराम की जीत भी हरिशंकर परसाई की है, ज्वाला और जल भी हरिशंकर परसाई की है, रानी नागफनी की कहानी भी हरिशंकर परसाई की है, और विकलांग श्रद्धा का दौर, यह रचना भी किसकी है बेटा, हरिशंकर परसाई की है। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चले आगे चलते हैं। समाधान नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, एक पत्रिका है समाधान, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो आ रहा है वो आएगा साहित्य परिषद। अभी मैं फिर बता देता हूं, साहित्य परिषद का गठन 1954 में किया गया था। अब मैं बात करूं संस्कृत अकेडमी की, तो संस्कृत अकेडमी का जो गठन किया गया था बेटा वो किया गया था 1985 में। ध्यान रखिएगा। कालिदास अकेडमी का गठन कब हुआ था, 1977 में। ये सब अवार्ड्स देते हैं। कालिदास का गठन 1977 में। और तुलसी एकेडमी का हुआ था 1987 में। कब हुआ था तुलसी एकेडमी का, 1987 में। साहित्य परिषद 1954, कालिदास एकेडमी 1977, संस्कृत एकेडमी 1985 और तुलसी एकेडमी कब हुआ था बेटा, 1987 में। समाधान नामक शोध पत्रिका का जो प्रकाशन है वह किसके द्वारा किया जाता है, साहित्य परिषद के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात को। भूतनाथ मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, भूतनाथ मंदिर की बात हो रही है और बताना है हमें कि भूतनाथ मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, हम इजी क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर लगाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगाए जा रहे हैं। अरे वो क्वेश्चन क्यों रिपीट करेगा वो, आप ये बताइए ना। मुश्किल से करा तो एक करेगा, नए क्वेश्चन बनाएगा ना। क्वेश्चंस के भंडार हैं, ऐसा एमपीजीके में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस के भंडार नहीं है। हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो जो एज इट इज प्रीवियस ईयर पूछ लेगा, एज इट इज प्रीवियस, ऐसा नहीं होता है। देखा है आपने, मैं तो बहुत कम देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर ही आ रहा होगा, है ना। चलिए, भूतनाथ मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है, रायसेन, इटारसी, झाबुआ या मंदसौर। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो कहाँ आएगा बेटा, रायसेन में। भूतनाथ मंदिर कहाँ है, रायसेन में है, ठीक है। इसमें इटारसी में भी एक मंदिर फेमस है जिसका नाम क्या है बेटा, तिलक सिंदूर। ध्यान रखिएगा, तिलक सिंदूर मंदिर कहाँ पर है,
तिलक सिंदूर, ये कहाँ है, इटारसी के पास है। और मंदसौर की यदि मैं बात करूं तो मंदसौर में दूधेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है बेटा, दूधेश्वर मंदिर, कहाँ पर है, मंदसौर में है, ठीक है। और एक झाबुआ में कालिया मंदिर है, ठीक है, कालिया मंदिर जो है वो कहाँ पर है, झाबुआ में, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। इसके आगे कुछ है वो ध्यान नहीं आ रहा है। कालिया मंदिर कहाँ पर है, झाबुआ में। तो रायसेन में ध्यान रखिएगा कौन सा मंदिर है, भूतनाथ मंदिर है, इटारसी में तिलक सिंदूर है, और मंदसौर में दूधेश्वर मंदिर है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चले, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटीज के लिए ये आयोग गठित किया गया है। कई सारी माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये सब क्या है, माइनॉरिटीज हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो किया था वो किया गया था बेटा 23 अक्टूबर 1996 को, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग बना था कब, 23 अक्टूबर। अच्छा, ये अल्पसंख्यक आयोग बनाया क्यों जाता है, यदि कोई भी माइनॉरिटीज के साथ उनको किसी भी तरीके की क्या कोई समस्या हो रही है, या उनको किसी भी तरीके का क्या हो रहा है भैया, कोई दिक्कत हो रही है, कोई उनको पढ़ने नहीं दे रहा, या उनके शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है, या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, या उनको कहीं जॉब में कोई ज़्यादा वर्क करा रहा है, एक तरीके से यदि उनका शोषण हो रहा है और उनको जो राइट्स हैं वो उनको अधिकार मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये अल्पसंख्यक आयोग उनके लिए क्या करेगा, चिंता करेगा, उनको कैसे पढ़ाना है, उनके लिए क्या क्या छात्रवृत्ति रखी जाए, ये सब अल्पसंख्यक आयोग का काम है। इसका गठन हुआ था 23 अक्टूबर 1996 को। चले आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। तो इसका सही आंसर क्या है, सूचना आयोग का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है बेटा, भोपाल में। ये चीज आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलें, महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोलना चाह रहा है वो। महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना की बात हो रही है। पहली काव्य रचना ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालकुवन मित्रम और मेघदूत, ये सब जो है ये कवि कालिदास की रचना है। लेकिन यहाँ पर गौर करिएगा, वो पूछ रहा है पहली काव्य रचना। तो पहली काव्य रचना जो है वो कौन सी है बेटा, ऋतुसंहार। लेकिन मैं पहली रचना की बात करूं तो अपने कालिदास जी की पहली रचना है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, क्या है, मालविकाग्निमित्रम। और कालिदास की प्रथम काव्य रचना है वो कौन सी है बेटा, ऋतुसंहार है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। मध्य प्रदेश के किस महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश के कौन थे। रविशंकर शुक्ल, हरिशंकर गौर, डॉक्टर राघवेंद्र और शंभुनाथ शुक्ल। तो ये किया था हरि सिंह गौर ने। हमारी पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो किन्हीं के नाम पे थी, हरि सिंह गौर। यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है बेटा जो अपने खुद के पैसे से हरि सिंह गौर ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1946 में बनवाया था। उन्होंने खुद ने जमीन दी थी, खुद ने अपना पैसा लगाया था। यह भारत का एकमात्र और पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो खुद के निजी पैसों से बना था। और इसको ध्यान रखिएगा, 2008 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। कौन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ये कहां पर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये है हमारे कहां पर, सागर जिले में। ठीक है, सागर में। क्लियर हो गया। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया था इन्होंने, हरि सिंह गौर ने। और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है वह क्या है बेटा, हमारा मध्य प्रदेश का पहली यूनिवर्सिटी है। चले, मध्य प्रदेश वेगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है। मध्य प्रदेश वेगन रिपेयर वर्कशॉप की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश वेगन रिपेयर वर्कशॉप जो है बेटा कहाँ पर है, मुरैना में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित है। बात क्या हो रही है, कौन सा दुर्ग जो है वो रामायण से। गोहद का दुर्ग भिंड में है, नरवर, बांधवगढ़ या मालवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बांधवगढ़। बांधवगढ़ का दुर्ग कहाँ है, बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान भी देखा था हमने, कहाँ है भाई, उमरिया में। ये कहाँ है भाई, 2000 साल पुराना क्या है, आपका किला है। ठीक है, एक नदी है आपकी, कौन सी, चरणगंगा नदी। कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है। तो इसका जो संबंध है बांधवगढ़ का, ये कहाँ पर है आपका, किससे, रामायण काल से इसका संबंध है। बांधवगढ़ में क्या है, नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व है। अभी 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 165 बाघ जो हैं वो कहाँ पर हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए हैं। और ये कहाँ है बेटा, उमरिया में। ध्यान रखिएगा, नदी एक बार एग्जाम में आई है, चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है, तो बांधवगढ़। अच्छा, ये बना कब था बेटा, 1968 में बना था। ध्यान रखिएगा इस बात को। धर्मराजेश्वर का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है। कई सारे मेले लगते हैं, उसमें से बात हो रही है कौन से की, धर्मराजेश्वर का मेला। तो धर्मराजेश्वर का जो मेला है वह मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, मंदसौर में लगता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें दतिया में बात करूँ तो दतिया में कौन सा लगता है बेटा,
पीताम पीताम्बर, हाँ पीताम्बर पीठ लगते हैं ना, ठीक है, पीताम्बर पीठ का मेला लगता है। ठीक, गुना में बात करूं तो गुना में कौन सा लगता है बेटा, हीरा भूमिया का मेला लगता है ना। ये इंपॉर्टेंट मेले बता रहा हूँ, ऐसे तो कई सारे मेले हैं लेकिन कौन सा मेला लगता है, हीरा भूमिया का मेला लगता है। तो ऐसे कई सारे मेले जो है वो मध्य प्रदेश में लगते हैं। तो धर्मराजेश्वर का जो मेला है वह कहाँ लगता है बेटा, मंदसौर में। चलिए, उन्नान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, बात हो रही है किस मेले की, उन्नान के मेले की। थोड़ी देर पहले हमने जहाँ देखा था पीताम्बरा पीठ है, वहाँ जो मेला लगता है वहीं पर क्या है, उन्नान का मेला लगता है। तो उन्नान का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है बेटा, दतिया में लगता है, ध्यान रखना इस बात को। मध्य प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य के लिए कौन सा समारोह होता है, ठीक है, तानसेन समारोह, ओरछा उत्सव, ध्रुपद समारोह या खजुराहो, कौन सा उत्सव होता है जिसका संबंध किससे है, शास्त्रीय नृत्य से है। तो सही आंसर क्या आएगा बेटा, खजुराहो उत्सव। जो खजुराहो में होता है वह कौन सा होता है, शास्त्रीय नृत्य। तानसेन समारोह संगीत के लिए, ओरछा उत्सव अलग, ध्रुपद समारोह अलग होता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है भाई, देखो तानसेन समारोह कहाँ होता है, यदि मैं आपसे बोलूँ तो ये वो होता है कहाँ पर, ग्वालियर में। ओरछा उत्सव इसके नाम में ही है, कहाँ हो रहा है ये भाई, ओरछा में। ध्रुपद समारोह आपका कहाँ होता है, भोपाल में। ध्रुपद समारोह आपका कहाँ होता है बेटा, भोपाल में होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और खजुराहो जो है वो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश नैरो गेज ट्रेन सेवा कब शुरू हुई, जो छोटी पटरियां होती हैं ना, जहाँ पर ट्रेन नहीं जाती, पहाड़ियों पर ट्रेनें चढ़ती हैं, छोटी पटरियां होती हैं, वो उसको बोलते हैं नैरो गेज ट्रेन। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी बेटा वो हुई थी 1895 से। 1895 से मध्य प्रदेश में नैरो गेज ट्रेन जो है वो शुरू हो गई थी। नैरो गेज का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो मंडला रेलवे स्टेशन है, मध्य प्रदेश का नैरो गेज का। ठीक है, नैरो गेज ट्रेन का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो क्या है। ठीक, अब नैरो गेज ट्रेन मतलब आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, तो छोटी मतलब जो डिस्टेंस छोटी पटरियों का होता है, पहाड़ी इलाकों में जो ट्रेनें चलती हैं हल्की होती हैं दूसरी ट्रेनों की तुलना में, है ना, वो नैरो गेज होती है। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्या है हमारा, मंडला रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं, तो लेदर कॉम्प्लेक्स उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा या शाजापुर। तो लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ है हमारा बेटा, देवास में, ध्यान रखना इस बात को। लेदर कॉम्प्लेक्स हमारा मध्य प्रदेश में कहाँ है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है भाई, इंदौर में। मैं एग्रो कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है हमारा, छिंदवाड़ा में। ध्यान रखना, पहले बहुत क्वेश्चन आते थे इससे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थित है, बात हो रही कौन से प्लांट की बेटा, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट। उज्जैन, इंदौर, खंडवा या विदिशा। तो टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर है बेटा, इंदौर में, ध्यान रखना इस बात को। मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला है, मध्य प्रदेश का सबसे सबसे छोटा कोयला क्षेत्र। मध्य प्रदेश में क्या होता है बेटा, सही कई तरीके का कोयला मिलता है। बिटुमिनस कोयला मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है, और हमने कल के वीडियो में देखा था बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले कई तरीके के होते हैं, उसमें से बिटुमिनस जो कोयला है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है बेटा, बिटुमिनस में, इसमें होती है आपकी 55 से 80। 55 से 80 क्या होता है, बिटुमिनस में कोयले की मात्रा होती है। और सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कोयले का वो कहाँ पर है बेटा, सुहागपुर। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सुहागपुर। कौन सा जिला, सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिले का सुहागपुर सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे छोटे की यदि मैं बात करूं, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र जो है वह कौन सा है, उमरिया। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये अपना सिंगरौली का सुहागपुर क्षेत्र है, यहाँ पर विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। और यह सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश का। ठीक है, कौन सा ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो मध्य प्रदेश का कौन सा सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, उमरिया। तो आंसर इसका क्या आएगा, उमरिया आएगा। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो रहा है, और बहुत अच्छे से क्लियर मैं करने की आप लोगों की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित है, कौन सा दुर्ग ये हो चुका है, ठीक है, रिपीट हो गया है, बांधवगढ़ से, हमने इसको देख लिया था। चले अगला देखते हैं। भारत की प्रथम गुंबद वाली इमारत किसे माना गया है, बताइए। भारत की प्रथम गुंबद वाली इमारत, क्या सांची का स्तूप, रायसेन का शिव मंदिर, मतलब जो कहाँ है बेटा, भोजपुर में। ये भोजपुर के शिव मंदिर की बात हो रही है। हुशंग शाह का मकबरा, हुशंग शाह का मकबरा या जामा मस्जिद। तो इसका सही आंसर जो है वो रायसेन का शिव मंदिर है, जिसे पहली गुंबद वाली इमारत बोला गया है। हुशंग शाह का मकबरा जो है वो पहली क्या है, संगमरमर। ठीक है, क्या बेटा, पहली संगमरमर का मकबरा बोला गया है,
पहला संगमरमर का मकबरा जो बोला गया वो शहंशाह के मकबरे को बोला गया। यहीं से आइडिया लगा था किसका, ताजमहल का, कि ताजमहल ऐसा बनाया जा सकता है। तो बात हो रही है किसकी, प्रथम गुम्बद वाली इमारत की, तो वो रायसेन का जो भगवान शिव का मंदिर है उसे माना गया है। बादशाह हलवाई मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है, बात हो रही है बादशाह हलवाई मंदिर की, तो बादशाह हलवाई मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो बादशाह हलवाई मंदिर जो है बेटा वो मध्य प्रदेश में कहाँ है, जबलपुर में। इसमें ध्यान रखिएगा लम्हेटा घाट, ठीक है, लमेटा घाट भी कहाँ है बेटा, जबलपुर में है, ठीक है। और बंदर कूदनी, ठीक है, बंदर कूदनी जो है वो भी कहाँ पर है बेटा, जबलपुर में है, ठीक है। कई सारी चीज़ें जबलपुर में है। इंदौर में क्या है, इंदौर में खजराना मंदिर है, ठीक है, फेमस मंदिर है खजराना। पीताम्बरा पीठ, ठीक है, पीताम्बरा पीठ है ये, ठीक है, कहाँ पर है भाई, दतिया में, ये भी बहुत फेमस है, ठीक है। गुना की बात करूँ तो गुना में टेकरी सरकार, ध्यान रखिएगा टेकरी सरकार, और टेकरी सरकार का मेला भी लगता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टेकरी सरकार का मेला कहाँ लगता है, गुना में लगता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। लमेटा घाट भी आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो चले बादशाह हलवाई की बात करें तो बादशाह हलवाई का मंदिर कहाँ पर है, जबलपुर में। निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाण स्थल नहीं है, ताम्र पाषाण स्थल की बात हो रही है, इनमें से इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं कि ताम्र पाषाण क्या है, कितने पाषाण काल हैं। तो देखिए यदि हम प्रागैतिहासिक काल को मध्य प्रदेश के भागों में बांटें तो एक होता है कौन सा, पुरा पाषाण काल। कौन सा काल होता है बेटा, पुरा पाषाण काल। दूसरा होता है हमारा मध्य पाषाण काल। कौन सा होता है, मध्य पाषाण काल, चलिए ये भी हो गया। तीसरा होता है हमारा कौन सा, नव पाषाण काल। कौन सा होता है भाई, नव पाषाण काल। और एक होता है हमारा कौन सा, ताम्र पाषाण काल। कौन सा होता है बेटा, ताम्र पाषाण काल। अब यदि मैं बात करूं इसमें से किसकी, पुरा पाषाण काल की, मैं इन सबको मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं किसकी, पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल से संबंधित हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीजें हैं जिनका संबंध किससे है बेटा, पुरा पाषाण काल से। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपका भीम बेटी का, चलिए भीम बेटी का किससे संबंधित है, पुरा पाषाण काल से। मैं बोलूं आपका रायसेन जो किससे संबंधित है, पुरा पाषाण काल से, ठीक है। भीम बेटी का, रायसेन, ठीक है, ये किससे संबंधित है, पुरा पाषाण काल से। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से क्या संबंधित है आपका। चलिए मध्य पाषाण काल को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में हमें क्या क्या चीजें पता चली थी, पुरा पाषाण काल में हमें कई चीजें पता चली। जैसे पुरा पाषाण काल से हमें पता चला है कि भाई उस समय बिना हत्थे की कुल्हाड़ी का यूज किया जाता था, ठीक है। और हत्थे वाली कुल्हाड़ी, और हत्थे वाली जो कुल्हाड़ी है इसका यूज भी क्या किया जाता था, पुरा पाषाण काल में किया जाता था। मध्य पाषाण काल की यदि मैं बात करूं, नहीं इसमें एक चीज और देखते हैं। चलिए पुरा पाषाण काल में क्या हुआ, बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी हो गई। और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि पुरा पाषाण काल में अमरकंटक से लेकर, कहां से लेकर बेटा, अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक पता चला था किसके बारे में, स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्तनधारी पशु। ये पता चला था कि स्तनधारी पशु, ये कहाँ पता चला था, नर्मदा घाटी के आसपास, कि स्तनधारी पशु के अवशेष मिले थे। कहाँ से, पुरा पाषाण काल से मिले थे। और सबसे बड़ा पुराना हथियार, सबसे पुराना हथियार मध्य प्रदेश में जो मिला था वो नरसिंहपुर के भूतरा से मिला था। ध्यान रखना इस बात को, कहाँ से मिला था बेटा, भूतरा। सबसे पुराना औजार जो मिला था कहाँ से, भूतरा से मिला था। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि हमें हथनोरा, एक जगह है हथनोरा, कहाँ पर है बेटा ये हथनोरा, ये हथनोरा है कहाँ पर, सीहोर में। और यहाँ से हमको मिले थे, पता चला था किसके, मनुष्यों के अवशेष के बारे में पता चला था। कहाँ से, हथनोरा से चला था। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में यदि मैं बात करूं तो मध्य पाषाण काल में क्या है भाई, आदमगढ़। आदमगढ़ की गुफा कहाँ है, होशंगाबाद नर्मदापुरम में। यहां से हमको पता चला था कि जो मनुष्य हैं, ठीक है, जो मनुष्य हैं वह क्या है, पशुपालक हैं। क्या है, पशुपालक है। और मनुष्यों के साथ, और मनुष्यों के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया जाता है, कुत्तों को भी दफनाया जाता है। ये साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिले थे बेटा, आदमगढ़ से मिले थे। कहाँ से, और ये कौन से काल से है हमारा, मध्य पाषाण काल से, ठीक है। अब मैं आता हूं किस पे भाई, आपका नवपाषाण काल। चलिए नवपाषाण काल, और ये क्या है हमारा, ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल में यदि हम देखें तो ताम्र पाषाण काल में क्या है, ताम्र पाषाण काल में हमें क्या मिला था, मृद भांड मिले थे, ठीक है। और
बर्तन मिले थे। क्या मिले थे? बर्तन मिले थे। तो इसमें से कौन सा है ताम्रपाषाण काल स्थल? नहीं है। ताम्रपाषाण के जो ज्यादातर साक्ष्य है ना बेटा, वो ध्यान रखिएगा हमको कहाँ से मिले थे? मालवा क्षेत्र से मिले थे। ध्यान रखिएगा इस बात को, कहां से मिले थे? मालवा क्षेत्र से। तो कायथा जो है वो ताम्रपाषाण है, ठीक है। एरन अभिलेख सागर का यह भी है। नावदा टोली भी ताम्रपाषाण है, लेकिन जोरवे जो है वो क्या है? ताम्रपाषाण नहीं है। इसमें एक चीज और है, ताम्रपाषाण में बेसनगर भी आएगा। बेसनगर भी कौन सा है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का है। तो कई सारी सभ्यता थी, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद फिर क्या है हमारा? ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल के कई जगह हमें नावदा टोली, कायथा, एरन, बेसनगर, ये सब किससे संबंधित है बेटा? ताम्रपाषाण काल से। चले, मध्य प्रदेश में पालतू जानवरों को किस मेले में बेचा जाता है? बात हो रही है किसकी बेटा? पालतू जानवरों की। और पालतू जानवरों को जो बेचा जाता है वह बेचा जाता है नागाजी के मेले में। नागाजी का मेला कहाँ लगता है बेटा? मुरैना में लगता है। ये चीज आपको ध्यान होगी। अब मैं बात करूं हीरा भूमिया का मेला। अच्छा, ये जो पालतू पशु है ना, इस नागाजी के मेले में सबसे पहले शुरुआत हुई थी बंदरों की। किसकी हुई थी बेटा? बंदरों को बेचने की। अब क्या है? सभी तरीके के पशुओं का क्रय विक्रय यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये नागाजी का मेला अकबर के समय से चला आ रहा है। किसके समय से? अकबर के समय से चला आ रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? हीरा भूमिया का मेला लगता है कहाँ पे बेटा? गुना में। कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है? ध्यान रखिएगा आप, दमोह में लगता है। धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ लगता है बेटा? मंदसौर में लगता है। ये चीज भी हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लियर हो गया? तो पालतू जानवरों को किस मेले में बेचा जा रहा है? उसका सही आंसर क्या होगा? नागाजी के मेले में। चले, कामतगिरी पर्वत मध्य प्रदेश में कहाँ है? कामतगिरी पर्वत, कामतगिरी पर्वत की बात हो रही है तो यह मध्य प्रदेश में कहाँ है बेटा? चित्रकूट में। चित्रकूट में एक चीज और ध्यान रखिएगा, सती अनुसुईया, सती अनुसुईया का आश्रम भी कहाँ पर है? चित्रकूट में है। भरत मिलाप, भरत मिलाप, भरत मिलाप भी कहाँ है बेटा? ध्यान रखिएगा चित्रकूट में है, ठीक। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना कब की गई? बात हो रही है किसकी? होलकर राज्य की। तो हमें बताना है मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना कब की गई। तो देखिए, होलकर राज्य जो था वो पहले, होलकर राज्य बनने से पहले किसके पास था? पेशवा बालाजी, ठीक है, ठीक है, पेशवा बालाजी बाजीराव, इनके पास था। तो पेशवा बालाजी बाजीराव ने यह होलकर जो दे दिया था, या वो जगह जो होलकर राज्य बाद में बनी, वो किसे दिया था बेटा? मल्हार राव होलकर को। किसको दिया? मल्हार राव होलकर को। और मल्हार राव होलकर ने क्या किया था बेटा? होलकर राज्य की, होलकर साम्राज्य की नींव रखी। इनकी सबसे प्रतापी शासिका जो थी वो कौन थी भाई? अहिल्याबाई होलकर। और अहिल्याबाई होलकर सम्मान भी दिया जाता है, ध्यान रखना है। यह सम्मान सिर्फ किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है। अहिल्याबाई होलकर सम्मान किसको दिया जाता है बेटा? सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1732 में। 1732 में बालाजी बाजीराव ने मल्हार राव होलकर को वो जगह दे दी थी, और बाद में वहां पर होलकर राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश के किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है? रीवा का शेर गुलाब सिंह, महादेव तेली, पद्मधर सिंह या उदयचंद? सही आंसर आएगा पद्मधर सिंह। पद्मधर सिंह ने क्या किया था बेटा? 12 अगस्त 1942 को, ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में, जो क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद में हमारे जो भारतीय झंडा है, या उस समय का जो झंडा था, उसके लिए उसका अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? अपमान कर दिया था। तो उसके लिए इन्होंने क्या की थी? आवाज उठाई थी। तो इसके लिए उन्हें क्या दे दिया गया था? किस क्रांतिकारी को? हाँ, इसके लिए उन्हें क्या दे दी थी? फांसी की सजा दे दी थी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो 12 अगस्त 1942 को उन्होंने झंडे को लेकर विद्रोह कर दिया था हमारे, ठीक, हमारे झंडे के अपमान को लेकर विद्रोह कर दिया था, इसलिए उन्हें फांसी की सजा दी। उनका नाम क्या है? पद्मधर सिंह। मध्य प्रदेश में 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ? 17वीं लोकसभा जो हुई थी, जो अभी चल रही है, उसका चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 4, 5, 6 या 7? तो सही आंसर इसका आएगा क्या? 7। अब यदि मैं बात करूं, देखिए 17वीं लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? ये चीज ध्यान रखिएगा, 543। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए, जुलाई 2023 तक भारत सरकार या मोदी मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं? कितने मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में? तो इसमें ध्यान रखिएगा
देखिएगा बेटा, इसमें जो मंत्री हैं वो कितने हैं वर्तमान में? 78 मंत्री हैं, लेकिन अधिकतम हो कितने सकते हैं? 81। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे संविधान में 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि कोई भी सरकार का मंत्रिमंडल की टोटल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए कि 100 है संख्या टोटल, तो 15 से ज़्यादा क्या है बेटा? मंत्री नहीं बन सकते। तो यहाँ पर जो 543 है टोटल संख्या, उसमें अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? 81 बन सकते हैं। लेकिन वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट में कितने मंत्री हैं बेटा? ध्यान रखिएगा, 78 मंत्री हैं। अब मंत्री भी कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के। एक होता है आपके कौन से? कैबिनेट मंत्री होते हैं। एक होते हैं आपके कौन से बेटा? राज्य मंत्री होते हैं। और एक होते हैं आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री क्या होते हैं बेटा? स्वतंत्र प्रभार होता है। अब इसमें कितनी संख्या में? तो कैबिनेट मंत्री की बात करूं तो मध्य प्रदेश, ये अपने भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री जो हैं वो कितने हैं बेटा? 29 हैं। राज्य मंत्री कितने हैं? 47 हैं। ठीक है, और 2 जो मंत्री हैं वो क्या है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताइए आप कि मध्य प्रदेश से कितने मंत्री मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है? मतलब ऐसे लोग बताइए जिनका वास्ता मध्य प्रदेश से है, या मध्य प्रदेश से चुन के गए हैं, या लोकसभा जीत के गए हैं, या राज्यसभा जीत के गए हैं, और उनका जो है मध्य प्रदेश से संबंध है। ऐसे वर्तमान में अभी तक कितने हैं? 6 मंत्री हैं। ठीक है, कितने मंत्री हैं? 6 मंत्री, जिनका संबंध किससे है बेटा? मध्य प्रदेश से। इस चीज को भी हमें नहीं भूलना है। और वर्तमान में कितने हैं? 78 है। अच्छा, मैं यही बात यदि शिवराज मंत्रिमंडल की करूं, वर्तमान मंत्रिमंडल की, तो उसमें यदि मैं बात करूं तो उसमें हमारे यहाँ पर कैबिनेट में, मतलब मध्य प्रदेश में कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? 23 मंत्री हैं। और राज्य मंत्री की बात करूं तो राज्य मंत्री हमारे यहाँ कितने हैं मध्य प्रदेश में? वो है बेटा कितने? 5। और स्वतंत्र प्रभार जिनके पास है वो कितने हैं? 1। ठीक है, ध्यान रखिए, इस तरीके से मंत्री बंटते हैं। तो टोटल मंत्री कितने हो गए? 23 और 5 28 और 1 29। लेकिन हमारे यहाँ कितने अधिकतम हो सकते हैं? 37 हो सकते हैं, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन क्या बोलता है कि 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल का साइज नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा हर सब्जेक्ट पे फोकस करें। आपका हर सब्जेक्ट एवरेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका MPGK ही अच्छा हो, है ना। MPGK ही अच्छे होने से, दिन भर MPGK ही पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होगी। पूरा एक शेड्यूल बना के, एक प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि हम खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, हम खुद से हम दिमाग लगा कर पढ़ने की कोशिश करें, हम रटने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।